हेलो। आवाज आ रही है मेरी सबको? तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया, एक v का बेसिस ले लिया, v1 से लेके vn तक। अब बेसिस है इसका मतलब क्या है कि v के हर एक वेक्टर को मैं vi के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, ठीक है, बाय जनरेटर के डेफिनेशन से। तो किसका और उसके बाद जब मैं इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा t, तो t ऑफ अल्फा आई vi इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे हो जाएगा ना, अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी टू, सॉल्व अप टू अल्फा एन वी एन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है कि वो अपने लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व करता है। इसका मतलब अल्फा वन टी ऑफ वी वन सॉल्व अप टू अल्फा एन टी ऑफ वी एन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास बेसिस का इमेज गिवन है तो मैं पूरे के पूरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल सकता हूँ। क्लियर है सबको ये? इसके लिए अपने को क्या करना है, सिर्फ ये अल्फा वन अल्फा एन निकालना पड़ेगा। वो कहां से निकालेंगे, यहां से, कि कोई भी वेक्टर ले लो तो अल्फा वन को इन टर्म्स ऑफ जो भी यहाँ पे वेरिएबल यूज होंगे उसके टर्म्स में निकाल लो और यहाँ पे लाके इसको पुट कर दो। तो और ये अपने पास गिवन होगा। इसका मतलब किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर बेसिस पे इमेज गिवन है तो पूरे के पूरे इन जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये पॉइंट? हेलो। तो एक तो ये बेसिस का यहाँ पे एप्लीकेशन हो गया कि बेसिस से ये एक फायदा हो जाता है कि सिर्फ बेसिस के एलिमेंट पे अगर इमेज गिवन है तो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा इमेज निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी इन जनरल, ये कोई भी वेक्टर है ना, तो किसी भी वेक्टर के लिए मैं इमेज अब कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिर्फ किसका इमेज गिवन है, अगर v1 से लेके vn तक सिर्फ बेसिस पे इमेज गिवन है तो पूरे किसी वेक्टर के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए अपने को क्या निकालना है, सिर्फ अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक। क्लियर है सबको ये? हम्म। हेलो। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लो आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर तक जा रहा है, ठीक है, और गिवन है 2 - 5 पे -1 2 3 गिवन है, और एक गिवन है 3 4 पे 0 1 5, और अपने को निकालना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो क्या आएगा? अगर ये बेसिस नहीं भी गिवन है तो हम लोग चेक कर सकते हैं ना, आर स्क्वायर का डायमेंशन कितना है 2, और ये दो वेक्टर है, कोई भी दो एलआई वेक्टर इसके बेसिस हो जाएंगे। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और दो वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, मतलब इसका मल्टीपल होना चाहिए। 2 इसका कितना है, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो -5 को अगर मैं 1.5 से करूंगा तो ये -7.5 आना चाहिए। मतलब ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब बेसिस है। बेसिस पे इमेज गिवन है तो इन जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो बताओ इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, कैलकुलेट करो इसको।
आया किसी का बोलो। हेलो। कैलकुलेट किया किसी ने? पहले तो अपने को अल्फा और बीटा निकालना रहेगा कि इसके किसी भी वेक्टर को एक्स वाई को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ इन वेक्टर के साथ, और आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, मतलब अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी टू। तो अल्फा वन वी वन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 - 5, और ऐसे ही अल्फा टू 3 4। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 α1 3 α2 4 α2 -5 α1, और इसको x1। तो पहले अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 2 α1 + 3 α2 = x, 4 α2, या फिर इसको ऐसे ही लिखो -5 α1 + 4 α2 = 1। इसको 5 से कर देंगे तो 10 α1 + 15 α2 5x। इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -10 α1 8 α2 और 2 1। तो देयरफॉर 23 α2 = 5x + 2y। तो यहाँ से अल्फा टू की वैल्यू आ जाएगी 5x + 2y/23। ऐसे अल्फा वन निकाल लो, ये अल्फा टू आ गया, ऐसे अल्फा वन निकाल लो। अल्फा वन कितना आ रहा है? अल्फा वन कितना आ रहा है, निकालो। अल्फा वन की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, कि जो भी आएगा वो अपना आंसर होगा। 1 2 3। अल्फा वन कितना आ रहा है बोलो। अल्फा वन के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4x + 3y अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है, हाँ 23 आ रहा है ना। तो 4x + 3y/23। अब इसको तीनों कॉम्पोनेंट में निकाल लो। पहले कॉम्पोनेंट में तो ये 0 है, सिर्फ ये आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, ये 3y माइनस में आएगा ना, इसको माइनस करेंगे तब भी तो होगा वो, क्योंकि ये माइनस था इसके लिए ऐड किए थे ना। अगर ये दोनों सेम है तो माइनस करना पड़ेगा ना उसको।
इसको 4 टाइम्स करेंगे, इसको 3 टाइम करेंगे, माइनस करके तब जाके ये कैंसिल होगा और फिर ये 15 और माइनस, हाँ माइनस आएगा ये। तो अब ये -1 से करेंगे तो ये -4x माइनस 3y/23 प्लस 3y। ऐसे सेकेंड में क्या होगा, इसको 2 टाइम करके और ये 1 टाइम, तो ये 2 4 जा 8 और ये 30, तो ये कितना आ जाएगा 13x। ऐसे y कितना होगा -6 और ये +2, -6 + 2 कितना आ जाएगा -4y/23। ऐसे यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 15, 12 प्लस 25 37 और y कितना हो जाएगा -9 और 10, -9 और 10 मतलब सिर्फ y/20। तो ये अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब अगर बेसिस पे इमेज गिवन है तो पूरे पूरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि अगर ये देके किसी भी अल्फा बीटा के लिए वैल्यू पूछते हैं, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वैल्यू पूछते हैं, तो ये एक बार मिल गया तो किसी भी अल्फा बीटा के लिए हम लोग ये निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी वेक्टर दे, अगर अपने को पूछे t10 कितना आएगा तो भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो या फिर कोई भी अल्फा बीटा गिवन हो वैल्यू अपने, हम लोग उसके लिए इमेज निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको ये? बाकी टेंशन मतलब सिर्फ बता दिया हूँ, सेट में कभी आएगा नहीं जल्दी। आगे तो अच्छी बात है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड देंगे अगर इन केस दिए भी ना तो वो स्टैंडर्ड बेसिस पे दे देंगे और इतना सिंपल देंगे कि वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा अगर आया तो। लेकिन बाकी एग्जाम्स में पूछते हैं, इसमें नेट वगैरह में, गेट में, आईआईटी जैम में बहुत पूछते हैं ये सब। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जब v/w, मान लो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। इसमें दो डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अब ये एक फंक्शन तो है, ठीक है, वो भी कैसा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर जब भी मैपिंग डिफाइन करें तो हम लोग डिफाइन उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक तो 1 1 और ऑन टू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1 1 ऑन टू का डेफिनेशन तो सेम वही है। 1 1 मतलब इसके हर एक डिस्टिंक्ट इमेज के लिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, ऑन टू मतलब इसके हर एक के लिए प्री इमेज होना चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में एक तो डिफाइन करते कर्नल और एक डिफाइन करते इमेज टी। तो इमेज टी का तो सेम डेफिनेशन है, सिर्फ कर्नल को यहाँ पे अलग से डिफाइन करते हैं। कर्नल टी का मतलब क्या होगा कि V के पास ऐसे कितने वेक्टर हैं जो यहाँ के जीरो वेक्टर के पास जाएंगे। मतलब V के वो सारे वेक्टर इकट्ठा करो सच दैट जिनका इमेज कहाँ चले जाए, जीरो वेक्टर, और जीरो किसको बिलोंग करे, W का जीरो, क्योंकि हर एक का जीरो भी हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है। अगर ये कोसेंट स्पेस हो तो इसका जो जीरो है वो W ही आ जाता है। मतलब अगर V/W है तो इसका जीरो क्या होता है, W। क्लियर है सबको ये? तो कर्नल टी मतलब V के मतलब डोमेन के ऐसे एलिमेंट उठा लो जिनका इमेज कहाँ जाना चाहिए, जीरो पे, तो उन सारे वेक्टर को इकट्ठा करेंगे तो ये अपने पास कर्नल टी आ जाता है। तो हम लोग एक तो इसके डायमेंशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। और कर्नल टी ये सब स्पेस होता है, और किसका सब स्पेस होगा, V का। तो कर्नल टी इज अ सब स्पेस ऑफ V। ऐसे इमेज टी हम लोग डिफाइन करते हैं। इमेज टी के अंदर क्या होता है, सारे इमेज आ जाएंगे, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू V। तो सारे इमेज आ जाएंगे, मतलब W के वो जो किसी ना किसी वेक्टर के इमेज होंगे। ये किसका सब स्पेस हो जाता है, सब स्पेस ऑफ W। तो ये W का सब स्पेस है और ये V का सब स्पेस है। अगर कर्नल T का डायमेंशन 0 आ जाएगा तो हम लोग बोलते हैं मैप मेरा क्या है, 1 1 है। और इमेज T का डायमेंशन, अगर डायमेंशन ऑफ इमेज T अगर W के इक्वल आ गया तो मेरा मैप ऑन टू है। अगर डायमेंशन कर्नल T अगर ये 0 आ गया तो हम लोग बोलते हैं मेरा मैप 1 1 होगा। क्लियर है सबको ये? मतलब कर्नल T के अंदर सिर्फ एक वेक्टर आएंगे, जीरो वेक्टर, क्योंकि सब स्पेस है तो जीरो डायमेंशन मतलब इसके वेक्टर के पास कितने एलिमेंट होंगे, 1। और 1 एलिमेंट तभी सिंगलटन जीरो हो सकता है जिसके पास सिर्फ जीरो वेक्टर हो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिंगलटन वेक्टर अगर जीरो है तभी वो उसका डायमेंशन जीरो होगा, अदरवाइज हमेशा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा और उसके पास वो क्या हो जाएगा, उसके डायमेंशन 1 हो जाएगी। सिर्फ जीरो वेक्टर ही ऐसा है जिसका डायमेंशन जीरो होता है। क्लियर है सबको ये? क्योंकि एम्प्टी करके कुछ होता नहीं यहाँ पे।
ये समझ में आया सबको? कर्नल टी वी के वो वेक्टर जो जीरो पे जाते हैं, उन सारे वेक्टर के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल टी। और ये एक सब स्पेस होता है डोमेन सेट वी का। इसका अगर डायमेंशन जीरो हो गया या फिर कर्नल टी के पास सिर्फ जीरो वेक्टर है, मतलब सिर्फ जीरो वेक्टर अगर जीरो के पास जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वन वन है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं? इमेज टी का डायमेंशन अगर डब्ल्यू के इक्वल आ गया, मतलब पूरा इमेज टी किसके इक्वल आ गया? डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि डब्ल्यू के हर एक इमेज के पास प्री इमेज है। क्लियर है सबको ये? हेलो? अब इसमें कुछ डेफिनेशन है। अब यहाँ पे भी ये भी तो होगा ना कि अगर मैं कोई यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर उठाऊं तो इसका इमेज क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट उठाऊं तो इसका इमेज क्या होगा? अगर मान लो यहाँ पे कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो इसका प्री इमेज क्या होगा? अगर यहाँ पे कोई लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका प्री इमेज क्या होगा? तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ का मैं कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट ले रहा हूँ और जब उसका इमेज लूँ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है? अगर यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर लूँ तो उसका इमेज भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता इन जनरल। होगा कब? जब फंक्शन मेरा वन वन हो। अब उल्टा देखते हैं। अगर यहाँ पे कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका प्री इमेज, मतलब जैसे टी ऑफ वी वन सॉल अप टू टी ऑफ वी एन, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका जो प्री इमेज वी वन से लेके वी एन तक, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट जनरल केस में होता है। लेकिन अगर ये डिपेंडेंट है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा, इन जनरल नहीं होगा। अगर होगा तो उस केस में ये क्या आ जाएगा? वन वन। क्लियर है सबको ये? लीनियरली डिपेंडेंट का इमेज भी लीनियरली डिपेंडेंट होता है, इनडिपेंडेंट के लिए वन वन होना चाहिए। ऐसे ही इमेज के केस में अगर ये मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका इनवर्स इमेज भी क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन डिपेंडेंट के केस में नहीं होता। होगा कब? जब वो वन वन हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? और इसमें तो और अच्छा हो जाता है, ये वन वन के साथ ऑन टू भी हो जाता है। इसमें दोनों होना चाहिए, वन वन ऑन टू। क्लियर है सबको ये? हेलो? ये फोर स्टेटमेंट क्लियर है सबको कि लीनियरली डिपेंडेंट का इमेज भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट का प्री इमेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बाकी किसी केस में कुछ नहीं बोल सकते। लीनियरली इंडिपेंडेंट का इमेज के लिए वन वन होना चाहिए, ऐसे लीनियरली डिपेंडेंट की प्री इमेज के लिए वो, एक्चुअली ये ऑन टू के लिए हम लोग लेते हैं। अगर ये ऑन टू मैप है तो अगर उसका वन वन हो गया तो उस केस में ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा उस पर। देखो ये हम लोग जो बात करें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, पिछले बार एक कंफ्यूजन हुआ था कि अगर V और W ये फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस है तो वन वन हो गया तो इट डजंट इम्प्लाई कि ये ऑन टू होगा, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं सब फाइनाइट के लिए डिस्कस करते हैं। तो ये वन वन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑन टू होगा। अगर ऑन टू है तो इट डजंट इम्प्लाई कि वन वन होगा। वो हम लोग कब करते हैं? जब लीनियर ऑपरेटर हो। लीनियर ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी। अगर सेम वेक्टर मतलब वी से वी पे जा रहा है उस केस में ये लीनियर ऑपरेटर इसको बोलते हैं हम लोग। इसको लिखा कैसे आता है? वी से लेके वी तक, मतलब जितने भी वी से लेके वी तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं उनको बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। अगर वी डैश है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस केस में क्या होता है कि अगर वो वन वन आ गया तो इंप्लाई करता है ऑन टू को, अगर ये ऑन टू आ गया तो उस केस में ये इंप्लाई करता है वन वन को। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट टाइम बहुत लोगों ने इसको किया था और यहाँ तक इसको क्लेम भी कर दिया था। इसको बकायदा स्टेटमेंट लिख के अच्छे से और उसको क्लेम भी किया था, बाद में चेंज भी नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए होल्ड नहीं होता, ये सिर्फ लीनियर ऑपरेटर के लिए है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको? ये किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए, ये सिर्फ लीनियर ऑपरेटर के लिए। वी से वी पे है तो वन वन ऑन टू को इंप्लाई करता है, ऑन टू वन वन को इंप्लाई करता है। इन जनरल ये नहीं होता। तो लीनियर ऑपरेटर मतलब वी से लेके वी तक अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। ठीक है?
तो फाइनाइट के लिए तो हम लोग पढ़ ही रहे, इनफाइनाइट तो हम लोग डिस्कस भी नहीं करते, सिर्फ फाइनाइट के लिए। लेकिन ये फाइनाइट के केस में ये चीजें नहीं होती। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए ही कर रहे हैं। इनफाइनाइट को तो लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस भी नहीं करते, इनफाइनाइट फंक्शनल एनालिसिस के अंदर ही डिस्कस करते हैं। जब L2 स्पेस, L इन्फिनिटी स्पेस, वो सब डिस्कस करेंगे तो ही डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं यूज होता। तो यहाँ पे जो भी एग्जांपल लेंगे वो सब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए रहेंगे, क्योंकि कोई एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस नहीं करते, सिर्फ एक ही वो था R/Q, बट वो भी आगे डिस्कस नहीं करते। जो डिस्कस करते हैं ना वो अलग ही रहता है, मेजरेबल स्पेस वगैरह वो सब, तो वो सब MSc में जो टॉपिक पढ़ते हैं ना वही सब करते हैं। फाइनाइट के लिए हम लोग लीनियर अलजेब्रा में जितने डिस्कस करते हैं सब फाइनाइट के लिए रहता है। अब इसी में एक रैंक नलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक रहता है। जब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से इसको स्टार्ट करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सब स्पेस में भी इसका यूज होता है, और ये चलता है आखिरी तक, जो हम लोग लास्ट में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वगैरह डिस्कस करते हैं, आइगन स्पेस, तो वहां तक ये काम में आता है क्या रैंक नलिटी थ्योरम? कि अगर R/n से लेके R/m तक अगर ये कोई LT है, ठीक है, तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इसके कॉलम के इक्वल आता है। अब तो कॉलम मतलब या फिर इसके पास डोमेन के जितने भी डायमेंशन होंगे n के इक्वल। जब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ R/n, या फिर अगर कोई भी इन जनरल V से W तक है तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ये अपने पास रैंक नलिटी थ्योरम है। तो 1 1 होगा तो उस केस में क्या आ जाएगा? ये अगर ये मैप 1 1 है तो ये 0, तो नलिटी ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ V के इक्वल आ जाएगा। अब एक बात बताओ, तो क्या ये अगर 1 1 है तो क्या इसको मैं ऑन टू बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि वो तब इक्वल होगा जब वो m के इक्वल होगा। लेकिन अगर लीनियर ऑपरेटर रहा तो डायमेंशन ऑफ v किसके इक्वल हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ w। ये तभी होगा जब ये दोनों सेम है, w इज इक्वल टू v। बाकी इन जनरल इक्वल नहीं होगा। ये कब होगा? जब नलिटी, सॉरी, ये 0 आ जाएगा, और रैंक अगर m के इक्वल आ गया, मतलब जो रैंक m के इक्वल आता है उस केस में ये ऑन टू होता है। तो क्लियर है सबको ये डेफिनेशन? 1 1 के लिए नलिटी 0 आना चाहिए और रैंक किसके इक्वल आना चाहिए? m, या फिर रैंक ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w। क्लियर है सबको ये? तो उस केस में अगर ये w के इक्वल आ गया तो w में से w कैंसिल, ये 0 आ जाएगा तो 1 1 हो जाता है। बाकी इन जनरल ये नहीं होता। तो क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं, लास्ट टाइम क्या पूछा था। तो ये क्लियर है सबको? हेलो। अब देखो, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था इसमें कंफ्यूजन क्या था, अब देखो। अगर ये सबको क्लियर हो गया होगा ना तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सबको। कि पहली बात तो v डैश से लेके एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मतलब v का डायमेंशन कुछ n है, v डैश का डायमेंशन कुछ m होगा, ठीक है। वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड के, वेयर के एक कोई एक फील्ड होगा, एंड लेट √1 से लेके √n तक ये बेसिस है v का। अगर ये बेसिस है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इफ टी एल वी से लेके वी डैश तक और टी इंजेक्टिव दिया है तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब लास्ट टाइम हुआ क्या था कि टी इंजेक्टिव है ना, तो इसको डायरेक्ट क्या बोल दिए कि ये 1 1 हो जाएगा। अरे 1 1 है तो इसका मतलब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से बात कर रहा है, तो ऑन टू हो गया। ऑन टू हो जाएगा तो उस केस में क्या बोल देंगे हम लोग? 1 1 है तो मैंने अभी बताया कि अगर 1 1 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का इमेज भी क्या बन जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है सबको ये? हाँ,
कर्नल टी जीरो आ जाएगा, ये भी क्लियर है बाय डेफिनेशन कि 1 1 है तो कर्नल टी के पास सिर्फ जीरो वेक्टर। अब ऑप्शन आ गए बी और सी में। ठीक है, अब इस केस में क्या बोल दिए कि ये 1 1 है ऑन टू है, तो v और v डैश का डायमेंशन भी इक्वल आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सबका क्लेम था और इसको अच्छे से प्रूव कर। बाकी इन जनरल क्या होता है कि इंजेक्टिव है तो ऑन टू के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये v और v डैश का डायमेंशन कब इक्वल होगा, जब वो ऑन टू भी हो जाएगा। बट ऑन टू यहाँ पे बोला नहीं, तो ऑन टू के बारे में कुछ नहीं। ये तो बाय डेफिनेशन आ गया ना कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका इमेज इन जनरल लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता। कब होगा, जब 1 1 होगा। तो इंजेक्टिव गिवन है तो टी रूट वन टी रूट एन क्या आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। टी 1 1 है तो कर्नल टी जीरो आ जाएगा। अब ध्यान दो, v का जो डायमेंशन है, अगर मैं रैंक नलिटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करूं तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? ये समझ में आया सबको? हेलो, सेकेंड एक चीज मैंने उसमें बताया था जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था रियल एनालिसिस के अंदर, वो चीजें यहाँ पे भी होती है। बट यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में नहीं बात करते कि जैसे अगर किसी दो सेट के बीच में अगर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, तो अगर ये 1 1 है तो कार्डिनलिटी जो ए की होगी वो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए सेट की कार्डिनलिटी छोटी होगी। अगर ये ऑन टू होगा उस केस में क्या होता है कि बी की कार्डिनलिटी लेस देन हो जाएगी ए की कार्डिनलिटी। मतलब ए सेट अगर छोटा है तो 1 1 डिफाइन होगा। बट यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं करें, बट कुछ तो करेंगे ना, तो वो डायमेंशन हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ v किससे लेस देन हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v डैश से। ये क्लियर है सबको? ये 1 1 से आ गया कि 1 1 है तभी जाके ये होल्ड होगा कि v के डायमेंशन v डैश के डायमेंशन को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, थर्ड, अगर t 1 1 है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कर्नल t के पास कितने वेक्टर आ जाएंगे, जीरो वेक्टर आ जाएंगे। तो यहां से सारे क्वेश्चन हो गए कि नहीं? फर्स्ट भी करेक्ट हो गया मेरा, सेकंड भी करेक्ट हो गया, डी भी करेक्ट हो गया। बट ये इक्वल होगा ये तो नहीं बोल सकते। ये इक्वल तभी बोल सकते हैं जब ये ऑन टू आ जाएगा। ऑन टू के केस में क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v डैश इज लेस देन डायमेंशन ऑफ v। सिर्फ ऑन टू होता तो ये बोलते हैं, लेकिन 1 1 ऑन टू है, उस केस में क्या आ जाएगा ये। अभी क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको बिना मतलब को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे थे, बट ये क्वेश्चन सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बट इसमें कंफ्यूजन क्या होता, वही हुआ था कि इंजेक्टिव है तो इट डजेंट इम्प्लाई कि वो सरजेक्टिव होगा जब तक कि वो लीनियर ऑपरेटर ना हो। लीनियर ऑपरेटर में ये दोनों कोई मीनिंग नहीं निकलता, बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि v और v डैश इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ये किसी को डाउट है अब इस क्वेश्चन में? हेलो, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स में कैसे आते हैं देखा जाए। तो अभी सिर्फ एक ही काम है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स में आना। एक बार मैट्रिक्स में आ गया ना तो फिर सिर्फ मैट्रिक्स को डिस्कस करो, उसके साथ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है सब। एक बार मैट्रिक्स आ गया तो फिर वही चीजें, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेबल, उसका जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म, उसमें रैंक नलिटी थ्योरम, उसका रैंक क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब एक ही में डिस्कस होता है। लेकिन एक बार मैट्रिक्स में आना तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मैट्रिक्स में। और ये कैसे करते हैं, एक बार इन जनरल का डेफिनेशन देखेंगे और एक एग्जांपल। बाकी इन जनरल वाला पूछता भी नहीं है सेट में, नेट में आता है, इसमें नहीं पूछते। यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड पूछेंगे और स्टैंडर्ड का सिंपल रहता है, देख के आंसर बता सकते हैं कि क्या आएगा। एक बार मैट्रिक्स में आ गया ना फिर मैट्रिक्स को डिस्कस करना है, जितने भी स्पेशल टाइप के जितने ही मैट्रिक्स है वो डिस्कस करना है। उसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। और एक बार यहाँ पे आ गए ना तो 50% क्वेश्चन यहीं पे हो जाते हैं। अब सेट में तो इतना डिटेल में पूछते नहीं, बाकी नेट में तो बहुत है, लेकिन सेट में भी क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, रैंक वगैरह इसको अलग से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि सेट में उतना डिटेल में रैंक नलिटी कुछ आता नहीं, सिर्फ डेफिनेशन ही आता है। और रैंक का डेफिनेशन क्या सिंपल है कि जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन होंगे उसको ही बोलते हैं इक्वेशन, या फिर रो बोलो, वही उसका रैंक होता है। बस इतना यूज होगा, बाकी कुछ सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, अगर अपने पास उसका बेसिस गिवन है तो हम लोग कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे ये देखेंगे। उसके बाद फिर सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है वहीं से डिफाइन कर देंगे व्हाट इज सिमिलर मैट्रिक्स, कि अगर बेसिस एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, अगर मैं बेसिस को चेंज करूं तो अलग अलग मैट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है। और वो जो भी अलग अलग मैट्रिक्स मिलते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं, सिमिलर मैट्रिक्स, क्योंकि सिमिलर मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन उसमें भी आ जाता है, फिर उसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर सब हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स में आएंगे, मैट्रिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो देखेंगे, और लास्ट लेक्चर में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, और उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं। बाकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से और ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना वो एक बार देख लेना। इसका जो पीडीएफ है ना क्वेश्चन का, बहुत पहले भेज चुका हूँ, तो देख लेना ग्रुप में, इसके सारे क्वेश्चन का पीडीएफ है उसी में, ठीक है। चलो बाकी यहाँ तक किसी को डाउट है? हेलो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सब इस डायमेंशन में किसी को डाउट है? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।